नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री धामी का चंपावत दौरा, राष्ट्रीय ध्वज स्मारक का किया लोकार्पण, विभिन्न प्रतिनिधियों और वीर वीरांगनाओं से किया संवाद। देहरादून में गोलीकांड मामला, रिटायर्ड ब्रिगेडियर की मौत के मामले में पुलिस की कार्रवाई, 4 आरोपितों को किया गिरफ्तार, हथियार भी किए बरामद। रुड़की में चलती कार बनी आग का गोला, चालक ने समय रहते कूद कर बचाई जान, दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू। चारधाम की तैयारियां अंतिम चरण में, कमिश्नर गढ़वाल और पर्यटन सचिव ने ली समीक्षा बैठक, आवास ट्रैकिंग समेत अन्य सेवाओं पर दिया विशेष जोर। और देवभूमि के 5 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट, ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के आसार, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत में राष्ट्रीय ध्वज स्मारक का लोकार्पण करने के लिए पहुंचे। इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न जनप्रतिनिधियों, स्थानीय निवासियों और वीर वीरांगनाओं के साथ संवाद कर उनके साथ राष्ट्र प्रेम और विकास के मुद्दों पर चर्चा की। इससे क्षेत्र में देशभक्ति और गर्व की भावना को बल मिला है। ये राष्ट्रीय ध्वज जो आज जिसका अनावरण हुआ है, ये केवल एक तिरंगा नहीं है, बल्कि ये हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के त्याग, हमारे वीर जवानों के बलिदान, देश की एकता और अखंडता और स्वाभिमान का जीवंत प्रतीक है। जो राष्ट्रीय ध्वज यहाँ पर आज इसका अनावरण हुआ है, ये तिरंगा हम सभी को राष्ट्र सेवा, कर्तव्य निष्ठा और देश के निरंतर समर्पित होकर, एक में होकर राष्ट्र की उन्नति के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए, राष्ट्र के काम के लिए, समाज के काम के लिए निरंतर प्रेरणा देता रहेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज अपनी विधानसभा क्षेत्र चंपावत के दौरे पर रहे। मुख्यमंत्री के चंपावत पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। सबसे पहले मुख्यमंत्री ने 56 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे अत्याधुनिक साइंस सेंटर का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता, प्रगति और समयबद्धता का बारीकी से अवलोकन करते हुए संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह केंद्र विद्यार्थियों के लिए आवासीय वैज्ञानिक शिक्षण का महत्वपूर्ण स्थल बनेगा। इसके बाद मुख्यमंत्री ने मोटर स्टेशन चंपावत में 100 फीट ऊंचे तिरंगे और विकास योजनाओं का लोकार्पण किया। उत्तराखंड के दूरस्थ क्षेत्रों पर क्षेत्र तक विकास पहुँचे, अंतिम क्षेत्र हमारी योजनाएं पहुँचे। हर एक व्यक्ति को, हर एक नागरिक को, मातृशक्ति को, नौजवानों को, युवाओं को, सबको आगे बढ़ने का अवसर मिला। इसके लिए रात दिन प्रयास करने, काम करने, हमारा प्रयास निरंतर जारी रहेगा। अनेक चुनौतियों के बाद, अनेक कठिनाइयों के बाद आज उत्तराखंड बहुत सारे विषयों पर भारत के जो अग्रणी प्रगति के राज्य हैं उनमें हमारा नंबर आ रहा है। प्रदेश में घरेलू सिलेंडरों की पर्याप्त सप्लाई आ रही है और किसी भी जनपद में किल्लत जैसी स्थिति नहीं है। अगर कोई कृत्रिम अभाव पैदा करने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये बात खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रेखा आर्या ने एलपीजी की मांग और सप्लाई को लेकर पूरे प्रदेश की समीक्षा करने के बाद कही। ये समीक्षा बैठक विधानसभा स्थित सभागार में आयोजित की गई थी। इसमें विभागीय अधिकारियों के अलावा गैस सप्लाई करने वाली सभी कंपनियों के अधिकारियों को बुलाया गया था और सभी जनपदों के जिला पूर्ति अधिकारी ऑनलाइन माध्यम से बैठक से जुड़े।
देखिए, मुझे लगता है कि जिस प्रकार से डीएसओ से बहुत बारीकी से सब विषयों पर चर्चा हुई है कि आम लोगों को किसी भी प्रकार की गैस की आपूर्ति में कोई दिक्कत हो रही है क्या, कोई जमाखोरी हो रही है क्या, कोई कालाबाजारी हो रही है क्या, तो डीएसओ लगातार डीएम के बाद में डीएसओ डायरेक्ट कनेक्ट हुए हैं ऑयल कंपनी से भी और पब्लिक से भी। तो उनकी ओर से मुझे अभी तक में तो ऐसा कोई प्रकरण नहीं बताया गया है कि जहां पर डोर स्टेप डिलीवरी, खासकर जो मैदानी क्षेत्र है वहां पे नहीं हो रही, क्योंकि डोर स्टेप डिलीवरी एक इतना सरल समाधान है कि आपकी एक तो लंबी लाइनें नहीं लग पाती हैं, एक तो ये उससे एक अव्यवस्था नहीं फैलती है, दूसरा ये फायदा होता है कि जिसने 25 दिनों में या 45 दिनों में जिन्होंने आवेदन किया होता है तो वो अपने समय के अनुरूप चीज मतलब डिलीवरी हो पाती है। तो एक कहते हैं कि एक स्टेबल वातावरण जो है वहां पर अभी है। हल्द्वानी में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन ने हल्द्वानी पहुंचकर कानून व्यवस्था की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने नैनीताल और उधम सिंह नगर जिलों के अधिकारियों के साथ बैठक कर अपराध की स्थिति पर विस्तार से चर्चा की। बैठक में एडीजी ने बढ़ते अपराधों पर चिंता जताते हुए सख्त निर्देश दिए कि अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जाए और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने विशेष रूप से साइबर क्राइम और नशे के खिलाफ व्यापक अभियान चलाने पर जोर दिया। हमारी जो फोकस एरिया है क्राइम कंट्रोल पे, वुमेन सिक्योरिटी पे, मिसिंग पर्सन्स पे, साइबर क्राइम, एनडीपीएस एक्ट, इस पे हमने कुछ डेटा के रिव्यू किए हैं। जहाँ पे भी हमारा जो क्षेत्र अधिकारी अपने कर्तव्यों में ढीला है, उन्हें निर्देश दिए कि भाई अपना वर्क कल्चर इंप्रूव करो और खास करके क्राइम अगेंस्ट विमेन में थोड़ा ध्यान देने का। और कंप्लेंट्स है, खास करके 1905 सीएम हेल्पलाइन के जो कंप्लेंट्स है उस पर भी टाइम फ्रेम में उसको निस्तारण करें, जनता का कंप्लेंट को बहुत ही सीरियसली लें। डोईवाला के जॉली ग्रांट में वन विभाग द्वारा विकसित की गई वन अनुसंधान रेंज इन दिनों पर्यटकों के लिए खास का आकर्षण का केंद्र बनती जा रही है। लगभग 3 हेक्टेयर में फैले इस पार्क में विभिन्न प्रकार के दुर्लभ और खास प्रजातियों के पेड़ पौधे लगाए गए हैं। इनमें कई पौधे ऐसे भी शामिल हैं जो सामान्यतः उत्तराखंड में नहीं पाए जाते। विभाग ने इस पार्क को खासतौर पर शैक्षणिक और जागरूकता के साथ पर्यटन को बढ़ावा देने के मकसद से विकसित किया है। यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट भारत की वनस्पतियों को भी स्थापित किया गया है। आपको बता दें, इस वन अनुसंधान रेंज की स्थापना वर्ष 2022 में की गई थी। इसकी स्थापना वर्ष 2022-23 हुई और हमारा मेन उद्देश्य ये है कि जो हमने यहाँ पर वनस्पति लगा रखी है, जो ग्रुप जिनका हम जा रहे हैं विकसित, तो उसको अलग अलग अपने एरिया में फैलाएं। और मतलब ये है कि हमारा मेन उद्देश्य यह है कि पर्यटकों को जितना यहाँ से वनस्पति के बारे में अधिक से ज्ञान मिले। कितने प्रजाति के पौधे यहाँ पर मेडिकल प्लांट है, मैक्सिमम 50 है और नॉर्मल प्लांट यहाँ पर 35 से ऊपर है। ऐसा है यहाँ पर जो बटरफ्लाई है उसमें अनेक प्रकार के पौधे हैं, जिसमें एक पीला पौधा है और अनेक प्रकार के पौधे हैं जिसमें बटरफ्लाई इसमें मतलब सुगंध होकर आगे आती है। सर जो है कुछ पौधे इस तरह के हैं जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे, कहीं नहीं इन द सेंस कि उत्तराखंड से में जैसे हमने अरुणाचल प्रदेश से या नॉर्थ भारत के नॉर्थ ईस्ट से जो है हमने कुछ पौधे ला रखे हैं। इसमें इंसेक्टिवोरस हैं, इसको हम जो है कीट भक्षी पौधे भी बोलते हैं। उसमें 2-3 तरह के पौधे हैं। हम जब लेके आए थे फिर हमने उनको यहाँ खुद ही, जैसे हमारे यहाँ पे JRF है, जो लोग PhD वगैरह करते हैं हमारे यहाँ पे JRF है, जूनियर रिसर्च फेलो, उनकी मदद से और अन्य स्टाफ की सहायता से हम लोगों ने मल्टीप्लाई भी किया है उसको। और इसी तरह से जैसे हमारा बटरफ्लाई पार्क हो गया, आपको इस तरह का उत्तराखंड में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। लगातार पर्यावरण संरक्षण व संवर्धन की मुहिम को जिस तरह से केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार लगातार आगे बढ़ा रही है, तो उसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए डोईवाला में 2022 में जोली ग्रांट क्षेत्र में जो है वन अनुसंधान केंद्र जो यहाँ पर खोला गया 2022 में। उसके बाद जो है आज 2026 है, तमाम जो है यहाँ पर आज के जो समय में है तमाम जो औषधीय पौधे यहाँ पर मौजूद है, तमाम फलदार फूलदार पौधे यहाँ पर मौजूद है। इसके साथ ही तमाम जो है जो उत्तराखंड की वन संपदा है उसको दर्शाते हुए तमाम जानकारियां यहाँ पर मौजूद है। जो वन संपदा पर रिसर्च करने वाले बच्चे हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, वनों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए तमाम यहाँ पर आते हैं और कई जो है उनको यहाँ पर जानकारियां मिलती है। फिलहाल अब देखने वाली बात ये होगी कि आगे यह अनुसंधान रिसर्च सेंटर कितना आगे बढ़ेगा और कितना डोईवाला क्षेत्र को और डोईवाला के बच्चों को इससे लाभ मिलेगा। फिलहाल जन टीवी के लिए डोईवाला से आशीष यादव।
रामनगर में हनुमान जन्मोत्सव की शोभा यात्रा के दौरान हुए विवाद के बाद करणी सेना और श्री बालाजी मंदिर से जुड़े लोग आमने सामने हो गए। सैकड़ों लोगों ने कोतवाली पहुंचकर जमकर हंगामा और नारेबाजी की। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। करणी सेना ने झांकियों को लेकर धार्मिक भावनाएं आहत होने का आरोप लगाया है। वहीं मंदिर पक्ष ने करणी सेना पर शोभा यात्रा में व्यवधान डालने के गंभीर आरोप लगाए हैं। मामले में तीखी बहस के बीच पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत लेकर जांच शुरू की। फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। उसके बाद में यात्रा किसी प्रकार से कोई भी यात्रा बाधित नहीं हुई। यात्रा पूरे शहर में होकर के अपना वहाँ मंदिर बालाजी घाट मंदिर पहुंची। मंदिर पहुंचने के बाद वहाँ जो हमारे जो सनातनी बंधु हैं, जो सहयोगी है, उनके द्वारा कहा गया करके ये हर वर्ष इसी प्रकार से करते हैं, इसका विरोध होना चाहिए और हमने उसी को मान करके विरोध किया। और हम आगे भी यदि इस प्रकार से कोई भी यात्राओं के माध्यम से हमारे देवी देवताओं को अपमान करेगा, उनके स्वरूप को धारण करके रोडों में नचाने का काम करके उसका विरोध करेगी करणी सेना। मेरा किसी संगठन से कोई विरोध नहीं है। मेरा उस संगठन के उन लोगों से विरोध है जो उसकी आड़ में अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, लोगों के पैसे खा रहे हैं या उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं। मेरा करणी सेना से कोई मतलब नहीं है। मेरा मतलब है सूरज चौधरी से, जिसने वहाँ पे बदतमीजी करी और जिसको पुलिस ने समय पहले ही बुला के उसने उनको पैसे दिए, क्या दिए मुझे नहीं पता, उसको पनाह दे रखी है। अगर अभी बात नहीं होती है तो हम लोग एसएसपी को कॉल कर रहे हैं, यहाँ से डीजीआई को कॉल करेंगे और हम यहाँ से नहीं उठेंगे। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, बने रहिए जन टीवी पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हल्द्वानी के बनभूलपुरा रेलवे अतिक्रमण प्रभावित क्षेत्र में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नगर निगम और प्रशासन की ओर से लगाए गए शिविरों में आवेदन प्रक्रिया जारी है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 21 मार्च से शुरू इन शिविरों में अब तक 8,000 फॉर्म वितरित किए गए हैं। इनमें से 6,300 से ज्यादा फॉर्म जमा हो चुके हैं। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव प्रदीप कुमार मणि त्रिपाठी ने बताया कि फॉर्म जमा करने की अंतिम तारीख को बढ़ाकर अब 1 अप्रैल कर दिया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि जमा हुए फॉर्म की स्क्रूटनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मामले में सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 28 अप्रैल को प्रस्तावित है। लगभग 6,300 फॉर्म जमा हो गए हैं, जो कि उम्मीद से बहुत ज़्यादा हैं। पहले हमें ये पता था कि 5300 फैमिलीज अफेक्टेड हैं, पर जिस हिसाब से फॉर्म बटे और जमा हुए उसके हिसाब से ये काफ़ी अच्छा फिगर है और 6300 फॉर्म अभी तक जमा हो गए हैं और मुझे उम्मीद है कि ये आंकड़ा अभी 5 बजे तक और बढ़ेगा। सर, टोटल फॉर्म कितने वितरण किए गए हैं, आगे क्या स्थिति रहेगी? 8000 के आसपास फॉर्म वितरित हुए हैं और सारे स्टॉल पे फॉर्म अभी भी मिल रहे हैं, क्योंकि दिक्कत ये हुई है कि कई बार लोग गलत फॉर्म भर दे रहे हैं, तो उस वजह से वो दोबारा फॉर्म ले जा रहे हैं। इसलिए जो जारी हुए फॉर्म्स की संख्या है वो थोड़ी ज़्यादा है और जमा हुए फॉर्म्स की संख्या उस हिसाब से थोड़ा कम है। कांग्रेस में शामिल हुए भाजपा नेताओं पर तंज कसते हुए कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा है कि जो भी कांग्रेस में शामिल हुआ है वो एक फ्यूज बल्ब की तरह है और ये फ्यूज बल्ब कहीं भी रहें रोशनी नहीं दे सकते, लिहाजा उनके जाने आने से कोई फर्क पार्टी को नहीं पड़ता। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस में अंतर कलह इतनी है कि उनके जो भी कार्यक्रम होते हैं वो दिल्ली दरबार में ही होते हैं। जिस तरह से एक ड्रामा दिल्ली में जाके रचा गया और मुझे बताया कि कोई भी व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का सदस्य भी नहीं था, पूर्व में ही ये लोग भाजपा से हटा दिए गए थे या छोड़ चुके थे, किसी का टिकट नहीं दिया गया, वो छोड़ छोड़ा। तो आज इन दिल्ली में जिस तरह से कार्यक्रम करके भ्रमित करने का प्रयास कर रही थी, तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि जिस तरह उनके दिल्ली के नेता भी कई बार कांग्रेस के, मैंने अखबारों में पढ़ने को मुझे मिला कि प्रभारियों के खिलाफ भी कांग्रेस के नेताओं के बयान थे कि आते नहीं हैं, दिल्ली बैठ कर निर्णय रहते हैं। तो इसी तरह दिल्ली में ज्वाइनिंग हुई है, यही मुख्यमंत्री का कहना था। और बहुत स्पष्ट है कि फ्यूज बल्ब, चाहे वो इस दल में हो चाहे उस दल में हो, फ्यूज बल्ब जला नहीं करते।
देहरादून के राजपुर थाना क्षेत्र में जोहड़ी गांव के नजदीक हुए गोलीकांड में रिटायर्ड ब्रिगेडियर की मौत हो गई। मामले में अभियुक्तों की तलाश में जुटी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। लगातार अभियुक्तों की तलाश में दबिश दे रही पुलिस ने घटना में शामिल 4 अभियुक्तों मोहित कुमार, अखलाक, संदीप कुमार और आदित्य चौधरी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इस दौरान अभियुक्तों से 2 तमंचे, 4 कारतूस, 2 खोखा कारतूस और एक बिना नंबर प्लेट की स्कॉर्पियो बरामद की है। साथ ही जेन जी बार को भी बंद करते हुए उसे सील करने और लाइसेंस निरस्तीकरण के लिए जिलाधिकारी को रिपोर्ट भेज दी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने गोलीकांड का खुलासा किया। इसमें दोनों ही पक्षों को दोषी माना गया है, क्योंकि जो हमारे वेटरन हैं श्री मुकेश जोशी साहब, उनकी जिस प्रकार से इस घटना में मृत्यु हुई है वो वाकई में उसकी मैं कड़े शब्दों में भर्त्सना करता हूँ और देहरादून पुलिस की संवेदनाएं उस परिवार के साथ हैं। मैं यह भी सुनिश्चित करूँगा कि इसमें जो भी लोग शामिल थे, चाहे वो किसी भी जगह हो, प्रत्यक्ष हो परोक्ष हो, सबके खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई होगी। इसी को ध्यान में रखते हुए अभी आज हम लोगों ने 4 लोगों की अरेस्टिंग की है, जिसमें इस जैन क्लब का जो मालिक है संदीप, उसको भी हम लोगों ने अरेस्ट किया है। प्रस्तावित लॉ यूनिवर्सिटी को लेकर सियासत तेज होती जा रही है और इस मुद्दे पर उत्तराखंड क्रांति दल ने अपनी नाराजगी जताते हुए सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। पार्टी का यह कहना है कि सरकार पूर्व में की गई घोषणाओं को गंभीरता से नहीं ले रही। यूकेडी के केंद्रीय प्रवक्ता दीपक रावत ने कहा कि लॉ यूनिवर्सिटी को लेकर जनता का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद सरकार इस दिशा में ठोस कदम नहीं उठा रही। उन्होंने इसे भाजपा के भीतर चल रही आंतरिक राजनीति से जोड़ते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री की घोषणाओं को नजरअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार अपने ही पूर्व निर्णयों को धरातल पर नहीं उतारती है तो इससे जनता के बीच गलत संदेश जाता है। यूकेडी ने यह मांग की है कि सरकार इस मामले में स्पष्ट रुख अपनाए और जल्द निर्णय लेकर जनता की अपेक्षाओं को पूरा करे। उसके के ऊपर जनता का विरोध लगातार प्रखर होता जा रहा है। वर्तमान सरकार, वर्तमान प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने ही पूर्व मुख्यमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा घोषित विधि विश्वविद्यालय की अनदेखी कर रहे हैं। ये सिर्फ एक तरीके की राजनीति है, एक तरह की आंतरिक राजनीति में वर्चस्व की राजनीति भारतीय जनता पार्टी के अंदर चल रही है। स्वयं मुख्यमंत्री यदि अपने पूर्व के प्रदेश के मुख्यमंत्री जो स्वयं उन्हीं की पार्टी के थे, उनकी बातों को अगर तवज्जो नहीं देंगे, उनकी घोषणाओं को अगर वास्तविक रूप में धरातल में उतारने की कोशिश नहीं करेंगे, तो इस प्रकार से लगता है कि ये आंतरिक राजनीति इस प्रदेश की इतनी हावी हो चुकी है, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी की, कि अब वो अपने पूर्व मुख्यमंत्री की घोषणाओं को भी दरकिनार कर रही है। देहरादून में शिक्षा व्यवस्था को लेकर एक बार फिर सियासत तेज हो गई है। निजी स्कूलों की बढ़ती मनमानी, शोषण जैसे मुद्दों पर सरकार सख्त रुख अपनाने की तैयारी में नजर आ रही है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने इस मामले में सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि कानून तो बनाए जाते हैं, लेकिन उनका सही तरीके से पालन नहीं हो पाता। उन्होंने स्पष्ट किया कि शिक्षा में गुणवत्ता सुधार सरकार की प्राथमिकता है और इसके लिए लगातार कोशिश की जा रही है। निजी स्कूलों पर नियंत्रण को लेकर पहले भी नियम बनाए गए थे और जरूरत पड़ी तो इस बार भी सख्त नियम लागू किए जाएंगे। जोशी ने कहा कि यदि निजी शिक्षण संस्थानों की मनमानी और छात्रों के शोषण की शिकायतें जारी रहती हैं तो सरकार कठोर कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगी। देखिए, शिक्षा में गुणवत्तापूर्वक सुधार लाने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। जहाँ तक प्राइवेट स्कूलों में अंकुश लगाने की बात है, सरकार ने पिछली बार भी एक एसओपी बनाई थी और अब की बार भी एक एसओपी बनेगी। और अगर इतनी मनमानी चलती रही है तो निश्चित रूप से सरकार कठोर कार्रवाई करने से भी नहीं हिचकेगी। आम जनता का हित और छात्रों का हित सरकार के लिए सर्वोपरि है। सरकार आम जनता के हित में काम करती है और जिस तरीके से प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट शिक्षण संस्थाएं टॉर्चर करने का काम कर रही हैं, शोषण करने का काम कर रही हैं, तो इस सरकार के संज्ञान में ये मामला है। और निश्चित रूप से अगर ये लोग नहीं माने, अगर ऐसी मनमानी चलती रही तो निश्चित रूप से सरकार कठोर कार्रवाई करने से भी नहीं हिचकेगी।
रुड़की में भगवानपुर एक्सप्रेसवे पर मंगलवार को एक चलती कार में आग लग गई। गनीमत रही कि ड्राइवर ने समय रहते कार से कूदकर अपनी जान बचा ली। हादसे की खबर मिलते ही पुलिस और दमकल की गाड़ियां मौके के लिए रवाना हुई। कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन तब तक कार पूरी तरह से जल चुकी थी। सड़क के बीचों बीच हुए इस अग्नि तांडव की वजह से एक्सप्रेसवे पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। कार चालक के इल्तिजा ने कार कंपनी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं और कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। तराई पश्चिमी वन विभाग की ज्वाला वन क्षेत्र में एक बाघ का शव बरामद होने पर अधिकारियों में हड़कंप मच गया। तराई पश्चिमी वन विभाग की एसडीओ किरण शाह ने बताया कि ज्वाला वन क्षेत्र के प्लॉट संख्या 10 में एक बाघ का शव बरामद हुआ है। प्रथम दृष्टया 3 से 4 दिन पुराना है, जो 3 से 4 साल की मादा का है। पूरे मामले की जांच की जा रही है। जी, ये 30 मार्च की घटना है। वन क्षेत्राधिकारी रामनगर द्वारा मुझे अवगत कराया गया। ज्वाला वन के प्लॉट संख्या 10 में ये एक बाघ का मृत शव मिला है। उसके बाद मेरे द्वारा वहाँ पर स्थलीय निरीक्षण किया गया। मौके पे जब गए तो वो जो वहाँ पे कंकाल जो आप कह रहे हो, वो स्कैवेंजिंग का केस हमें लग रहा था, यानी कि जो ये गीदड़ या गिद्ध के द्वारा उसका मांस नोचा गया हो, क्योंकि उस पर हल्की सी स्किन भी थी। उसके पश्चात उसको कलेक्ट करके और यहाँ पे वर्कशॉप रामनगर में लाया गया। जो वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी हैं डॉक्टर दुष्यंत शर्मा, उनके द्वारा पीएम किया गया सारे एनटीसीए की गाइडलाइन के तहत। डीएफओ सर भी वहाँ पे मौजूद थे और जितनी एनटीसीए की गाइडलाइंस होती है उसके अनुरूप उसका पीएम किया गया। तो डॉक्टर के द्वारा ये अवगत कराया गया है कि ये शव 3 से 4 दिन पुराना है और ये पूर्णतः स्कैवेंजिंग का केस लग रहा है। ये कोई भी पोचिंग या फिर डी स्किनिंग का केस नहीं लगता है। तो ये और जो शव है वो भी लगभग 3 से 4 साल का है और मोस्ट प्रोबेबली एक फीमेल का शव है, फीमेल टाइप। तराई पश्चिमी वन विभाग की आम पोखरा रेंज के अंतर्गत वन विभाग की टीम ने एक तस्कर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से करीब 12 किलो चीतल का मांस बरामद किया। इस मामले में 2 आरोपित फरार हो गए, जिनकी तलाश की जा रही है। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए डीएफओ प्रकाश चंद्र आर्य ने बताया कि सूचना मिलने पर रेंजर अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और उन्होंने आरोपी को चीतल के मांस के साथ गिरफ्तार कर लिया। डीएफओ ने बताया कि विभाग की टीम द्वारा आरोपी संजय कुमार को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से करीब 12 किलो चीतल का मांस बरामद किया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि आरोपी अपनी मुर्गी की दुकान में खुलेआम चीतल को काट रहा था। मांस को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया। उन्होंने बताया कि इस मामले में 2 आरोपित फरार हो गए हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। कि अभी हमारे आम पोखरा रेंज में ये मालधन के पास एक संजय कुमार था, उनको पकड़ा गया। उसके साथ में चीतल का मांस बरामद हुआ है। तो उसमें ये पता चला है कि उसको कोई और लोग 2 लोग उसको लेकर के आए थे उसको, और उससे वो क्योंकि वो मुर्गे बेचने का काम करता है तो उसको काटने के लिए उसको दे के गए थे। तो उसमें उसकी अरेस्टिंग हो गई है। बाकी 2 लोग जो हैं उनको भी उनकी तलाश में भी दबिश दे रहे हैं और वो लोग भी पकड़े जाएंगे और जो भी वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत जो भी विधिक कार्रवाई होगी वो करने की तैयारी की जा रही है। इन सभी खबरों के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।